हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकन दबाएं। तो जो हमारा आज का चैप्टर है वो है की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो इसका क्या मतलब होता है कि जो भी हमारे तत्व हैं किसके, लोकतांत्रिक सरकार के, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इनके बारे में ये जो चैप्टर है इसमें हम और पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से काम हैं जो कि लोकतांत्रिक सरकार को प्रभावित करते हैं। इसमें लोगों की भागीदारी आती है, और ये जो मतभेद होते हैं और ये जो समानता और न्याय है, ये सभी चीज़ें क्या हैं, इन सभी के बारे में हम आज पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। आपको बहुत कुछ जानने को सीखने को मिलेगा। तो ये सबसे पहले देखिए, ये यहाँ पर हमारा प्यारा भारत और यहाँ पर है साउथ अफ्रीका नीचे। तो इन्हीं के बारे में मेन जो बात कही गई है, ये वैसे पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये है साउथ अमेरिका, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है एशिया, ये है ऑस्ट्रेलिया। तो देखेंगे तो ये जो साउथ अफ्रीका है, ठीक है, इस कंट्री में आपको अलग अलग प्रकार के लोग मिलेंगे, अलग अलग नस्लों के, ठीक है, अलग अलग जो रेस होती हैं उनके आपको वहाँ पर लोग मिलेंगे। तो सबसे पहले वहाँ पर आपको ब्लैक पीपल मिलेंगे जो कि होंगे साउथ अफ्रीका में, और आपको वहाँ पर वाइट लोग भी मिलेंगे जो कि वहाँ पर पहले रहने आए थे, और वहाँ पर आपको इंडियंस भी, ठीक है, इंडियंस भी आपको मिलेंगे। जो हमारे भारतीय लोग हैं वो वहाँ पर क्यों जाते हैं, वो वहाँ पर मेनली व्यापार या लेबर काम करने के लिए वहाँ पर जाते हैं। यहाँ पर एक स्टोरी बताई हुई है इस कहानी में, इस किताब में, उसके माध्यम से हम ये जो स्टोरी दी हुई है वो समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने कौन सी बात दर्शाई हुई है। तो एक माया नायडू नाम की एक लड़की है, ये 11 साल की लड़की है, साउथ अफ्रीका में रहती है। जो शहर में रहती है उसका नाम है जोहान्सबर्ग, और वो अपनी मदर की, ठीक है, अपनी मम्मी की काम करवाने में मदद करती है। और उसको एक दिन एक स्क्रैप बुक दिखाई देती है, पिक्चर स्क्रैप बुक होती है जिसमें एक न्यूज़पेपर आर्टिकल छपा होता है, और उसमें एक लड़के की फ़ोटो छपी होती है जो कि बहुत ही छोटा बच्चा होता है, लगभग 15 साल का लड़का होता है वो। तो अपनी मम्मी से पूछती है कि ये लड़का कौन है, तो वो बताती है कि वो एक हेक्टर पीटरसन नाम का लड़का है। उसने पूछा, अच्छा हेक्टर पीटरसन, तो इसको एक पुलिस वाले ने मार दिया था। इसकी जो मम्मी होती है, ठीक है, इस माया की मम्मी होती है, वो बताती है कि इसको ना, जो पीटरसन, हेक्टर पीटरसन था, उसको एक पुलिस वाले ने गोली मार दी थी। उसने बड़ी हैरानी से पूछा क्यों, तो उसकी मम्मी ने बताया कि जो साउथ अफ्रीका में पहले जो सरकार चला करती थी उस समय में अपार्थाइड लॉ हुआ करते थे। अपार्थाइड क्या होता है, अब ये जो रंग भेद वाली नीति नहीं होती कि ये काले लोग हैं, ये वाइट पीपल हैं, ये गोरे लोग हैं, तो इनको स्पेशल राइट्स दिए जाएंगे। जो वाइट पीपल होंगे उनको अच्छी ज़मीनें दी जाएंगी और अच्छी जगह दी जाएगी, और जो उनको कानून होंगे, ठीक है, वो कानून भी वो जो ब्लैक होंगे, ठीक है, काले लोगों के खिलाफ होंगे, और वो जो स्पेशल राइट्स होंगे वो वाइट लोगों के पक्ष में होंगे, उनके फेवर में होंगे। तो उसने कहा अच्छा, तो फिर अपार्थाइड मीन्स सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कि जो नस्लों के हिसाब से, ठीक है, जब लोगों को क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है, तो उसे हम अपार्थाइड कहते हैं। साउथ अफ्रीकन पीपल वर डिवाइडेड, जो साउथ अफ्रीकन पीपल थे उनको डिवाइड किया गया था, बांटा गया था। किस किस में, वाइट, एक जो गोरे लोग थे, एक ब्लैक थे, और एक इंडियन लोग थे, ठीक है, और एक कलर्ड रेसेस थी। तो उनके नियम के अनुसार कि जो रेसेस, ठीक है, ये जो रेसेस हैं ये सभी ये आपस में इतना बातचीत नहीं कर सकती, ना ये कॉमन फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है, मतलब कि एक दूसरे से रिलेशन नहीं बना सकते और ना ही ये फैसिलिटीज़ इस्तेमाल कर सकती हैं। मींस कि जो वाइट पीपल होंगे वो, उनके लिए जो राइट्स बनाए हैं वो ज़्यादातर उन्हीं के लिए हैं, इनके लिए कोई नियम कानून जो होगा उन पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, जो ब्लैक पीपल थे। तो माया को विश्वास नहीं हुआ, जो माया लड़की थी जिसने अपनी मम्मी से पूछा, उसको विश्वास नहीं हुआ अपने कानों पर कि मेरी मम्मी ये बता क्या रही है। पर जब उसकी मम्मी बता रही थी तो उसकी आवाज़ में बहुत ही गुस्सा था। शायद वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसे उस टाइम वाली जो सिचुएशन थी वो याद आ गई होगी, और उसका जो खून था वो गुस्से से खौल उठा होगा। तो वो जब बता रही थी अपार्थाइड के बारे में, तो उसने कहा कि उन दिनों में पता है क्या हुआ करता था, जो हॉस्पिटल हुआ करते थे, किस टाइम में, उन दिनों में, जब पहले की बात हो रही है ये, तो जो हॉस्पिटल हुआ करते थे वो सेपरेट हुआ करते थे। किन के लिए, गोरे लोगों के लिए अलग और काले लोगों के लिए अलग हुआ करते थे। और जो एम्बुलेंस हुआ करती थी, एम्बुलेंस भी वो अलग हुआ करती थी। जो एम्बुलेंस काले लोगों के लिए बनाई गई थी उसमें ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करती थी, और जो गोरे लोगों के लिए बनाई गई थी
जो वाइट पीपल थे उनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिला करती थी। तो ये क्या नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन ही तो है, भेदभाव ही तो किया जा रहा है। देयर वर सेपरेट ट्रेन्स एंड बसेस, और यहाँ पर जो ट्रेन और बसेस थी ना वो भी अलग अलग थी। किन के लिए? गोरों के लिए अलग थी और कालों लोगों के लिए, ब्लैक्स पीपल के लिए वो अलग थी। इवन द बस स्टॉप्स, अब आप सोच सकते हैं कि वहाँ जो बस स्टॉप हुआ करते थे, इवन जो हमारे अभी बस स्टैंड आप देखने को अभी मिलते हैं, अगर आप ही सोचो कि इस टाइम पे अभी अगर ये अपार्थाइड नीति होती तो कैसा फील होता कि गोरे लोग अलग खड़े होंगे, काले लोग अलग वहाँ पर खड़े होंगे। बसों के लिए, उनके लिए बसेस की जो फैसिलिटीज़ हैं, ट्रेन की फैसिलिटीज़ हैं, वो भी अलग अलग होंगी। तो उस टाइम पे ये ऐसा हुआ करता था। और जो नॉन वाइट्स थे, ठीक है, मतलब कि जो काले लोग थे, नॉन वाइट्स का मतलब तो यही हो गया, वो नॉट अलाउड। किसके लिए नहीं अलाउड थे? वोट के लिए। कल वाले हमने लेसन में क्या पढ़ा था कि जो अमेरिकन वुमेन्स थी उनको भी वोट देने का अधिकार नहीं था। तो कुछ लोगों को ही सिर्फ वोट देने का अधिकार था। इवन सभी जो पुरुषों को भी नहीं वोट देने का अधिकार था, सिर्फ जो अमीर लोग हुआ करते थे उनको ही वोट देने का अधिकार दिया जाता था। तो ये जो मतदान का अधिकार था, तो वो नॉन वाइट्स जो काले लोग थे उनको सरकार चुनने का कोई हक नहीं था। इस टाइम में उनको ये अधिकार नहीं दिया गया था। और जो अच्छी धरती हुआ करती थी, कौन सी अच्छी वाली जो भूमि, जो कि हमें कह सकते हैं उपजाऊ भूमि होगी, ठीक है, वो किसको दी जाती थी? वो जो वाइट पीपल होते थे उनके लिए पहले से ये रिजर्व्ड रख दी जाती थी कि इस धरती का प्रयोग तो सिर्फ वाइट पीपल ही करेंगे। और वो जो नॉन वाइट्स हुआ करते थे, ठीक है, जो काले लोग हुआ करते थे, उनको बड़ी ही घटिया तरह की ज़मीन दी जाती थी, जो शायद बंजर भूमि भी कह सकते हैं उसे, उस टाइप की उनको लैंड दी जाती थी। तो ये जो ब्लैक और जो कलर पीपल हुआ करते थे उनको इक्वल नहीं माना जाता था, उनको एक समान अधिकार नहीं दिए जाते थे, उनको बिल्कुल ही अलग ढंग से उनके साथ भेदभाव वाला जो वतीरा था, जो बिहेवियर था उनके साथ किया जाता था। एक बार पता है क्या हुआ, एक वहाँ पर एक ब्लैक टाउनशिप वाज द साउथ वेस्टर्न टाउनशिप, एक सोवेतो नाम का एक शहर था जहाँ पर हेक्टर पीटरसन रहा करता था। ये हेक्टर पीटरसन वही है जो हम स्टार्टिंग लेसन के स्टार्टिंग में पढ़ा था, जिसको माया ने पूछा था अपनी माँ से कि ये कौन है, तो उनकी माता ने बताया था कि ये हेक्टर पीटरसन वो लड़का था जिसे गोली मार दी गई थी। कितने साल की उम्र में? 15 साल की उम्र में। तो क्या हुआ कि हेक्टर पीटरसन ना वहाँ पर रहा करता था सोवेतो में। तो वहाँ पर क्या हुआ कि इसके जो क्लासमेट थे, इसके जो साथी थे, ये किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे? किसके खिलाफ? एक अफ्रीकांस लैंग्वेज थी, ठीक है, अफ्रीकांस एक भाषा थी, उसके खिलाफ। ये जो अफ्रीकान भाषा थी ये इनकी भाषा नहीं थी, ठीक है, ये उन लोगों की भाषा थी, दूसरे लोगों की। तो ये जो लैंग्वेज थी, ये जो वाइट पीपल से थे, जो गोरे लोग बोला करते थे, ये वो भाषा थी। कौन सी लैंग्वेज? अफ्रीकांस। और ये जो हेक्टर और जो अदर स्कूल्स थे, ठीक है, हेक्टर और अदर स्कूल स्टूडेंट्स, वो जो दूसरे हेक्टर और अदर जो और स्कूल के बच्चे थे, उनको फोर्स किया जा रहा था, उनको मजबूर किया जा रहा था कि आप ये लैंग्वेज ही सीखो। कौन सी? जो अफ्रीकांस जो लैंग्वेज थी उसको ही आप लैंग्वेज को सीखो। बट ये लोग क्या कहते थे, ये जो अफ्रीकन जो ब्लैक थे, ये कहते थे कि हम तो ये जुलू सीखना चाहते थे। जुलू, अब आपको ये भी पता लग रहा होगा कि जुलू क्या है। जुलू अफ्रीकन्स की, जो ब्लैक अफ्रीकन्स थे, उनकी ये भाषा हुआ करती थी। तो वो क्या चाहते थे कि हम तो जुलू ही सीखेंगे, पर उनको मजबूर किया जाता था, तो नहीं, आप तो अफ्रीकांस ही सीखो। तो ये जो साउथ अफ्रीकन थे, इनको क्या किया गया, जो भी प्रदर्शन किया करते थे, इनकी पिटाई की गई, ठीक है, इनको बहुत ही ज़्यादा मारा पीटा गया, बहुत ही बेरहमी से मारा पीटा गया इनको, और इनको गोली भी मार दी गई। जो भीड़ भाड़ थी, इनको कुचलने की पूरी कोशिश की गई। और इसी टाइम में 16 जून, वेरी इंपॉर्टेंट डेट, 1976 में, अगर उस समय ये विद्रोह नहीं किया गया होता तो शायद इनको ये जो आज राइट्स मिले हैं ये नहीं मिले होते। तो माय फ्रेंड्स, ये जो आज़ादी हमें मिली है ऐसे नहीं मिलती, बहुत लोगों को खून पसीना बहाना पड़ता है, लोगों को जाने गंवानी पड़ी है, जो आज हमें राइट्स फ्री में मिले हुए हैं, ठीक है, हमारे लिए फ्री हैं, पर लोगों ने इनके लिए कुर्बानियाँ दी हुई हैं। तो यहाँ पर जो आपको पता लग रहा होगा, जो 16 जून और 1976 में, ठीक है, इस डेट पर किसको, 16 जून 1976 में हेक्टर की हत्या कर दी गई थी। और जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, इनका एक ग्रुप था, इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, संघर्ष करना शुरू कर दिया। किसके खिलाफ? अगेंस्ट अपार्थाइड, कि ये जो रंग भेद की जो नीति थी, इसके खिलाफ इन्होंने संघर्ष करना शुरू कर दिया। तो इसके सबसे जो आपको मोस्ट सुना हुआ नाम मिलेगा, फैमिलियर नेम है, जो नेल्सन मंडेला थे, ठीक है, नेल्सन मंडेला। तो ये भी इन्हीं पार्टी के जो लीडर हुआ करते थे, इन्होंने इस सिस्टम के खिलाफ बहुत ही लड़ाई लड़ी और ये लास्ट में जीत गए, ठीक है। 1994 में साउथ अफ्रीका में ये डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। 1994 में क्या बन गया, ये जो साउथ अफ्रीका था ये लोकतांत्रिक
देश बन चुका था और जो ऑल रेसेस थी उनको समान अधिकार दे दिए गए। अब ऐसा नहीं था कि जब नेशनल मंडेला को भी उनके साथ भेदभाव हुआ तो नेशनल मंडेला ने ऐसा किया कि जब वो उनकी पार्टी सत्ता में आई, जब सत्ता उनके हाथ में आई तो उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ क्या करना शुरू कर दिया कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जो नीतियां बनाई वो अंग्रेज़ों के खिलाफ बनानी शुरू कर दी। तो ऐसा भी नहीं था, उन्होंने क्या कहा कि हम सबको साथ में लेकर चलेंगे। डेमोक्रेटिक का मतलब ही क्या होता है कि हम सभी एक साथ जो भी करेंगे, ठीक है, लोगों की भागीदारी होगी वो पूरी दिखाई जाएगी। तो इसमें अब बात करेंगे पार्टिसिपेशन की। पार्टिसिपेशन क्या होती है? भागीदारी। अब ये बात क्वेश्चन आता है कि ये जो रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, जो मतदान होता है, इसको रोज़ रोज़ जो भी रेगुलर करवाते हैं वो क्यों करवाने की ज़रूरत है? तो आपने अभी ऑलरेडी रीड द प्रीवियस चैप्टर कि अभी हमने कल पढ़ा था लेसन कि जो लोग होते हैं वो डिसाइड करते हैं किसमें? डेमोक्रेसी में। लोकतांत्रिक सरकार में टाइम टू टाइम जो होती हैं सरकारें बदल जाती हैं, तो इससे क्या होता है, जो वोटिंग इलेक्शन पीपल इलेक्ट लीडर टू रिप्रेजेंट देम। तो इस वोटिंग के मदद से जो लोग होते हैं वो लीडर्स को क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं। और जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो प्रतिनिधि होता है, वो लोगों के बिहाफ से क्या करता है? फैसले लेता है। तो इस हिसाब से ये मान लिया जाता है कि ये जो लीडर है, जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो लोगों की ही आवाज़ है। तो हमें ये जो इलेक्शंस हैं वो रेगुलर करवाने की क्यों ज़रूरत है? तो फिर बात ऐसी है कि अगर कोई किसी को हमने चुन लिया, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को हमने चुन लिया, तब वो कहेगा कि नहीं अब हम इलेक्शन को 30-40 साल बाद करवाएंगे, तो क्या ये डेमोक्रेसी रहेगी? नहीं रहेगी। फिर तो वो 30 साल तक वैसे ही अपनी मनमानी करता रहेगा। 5 साल बाद उसे क्या करना पड़ेगा? उसे जवाब देना पड़ेगा कि अच्छा ये काम हमने क्यों नहीं किया, सभी बातों का उसे जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो डेमोक्रेसी में हमें रेगुलर इलेक्शन करवाने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो सरकारें होती हैं इनका कोई फिक्स पीरियड होता है कि आपने इतने टाइम तक ही जो इलेक्शन है, जो ये आपकी सत्ता है उतने टाइम तक ही चलेगी, ठीक है, और आप इतने साल तक ही जो प्राइम मिनिस्टर है या आपको ये जो पोस्ट मिली है ये इतने टाइम तक ही रहेगी। तो ये हमारे भारत में लगभग 5 साल है जो हमारी सरकारें होती हैं, सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट होती है जो वो सिर्फ 5 साल ही राज करती है। और जो गवर्नमेंट कैन स्टे इन पावर ओनली फॉर दैट पीरियड। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उसे फिर से इलेक्शन करवाने पड़ते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दोबारा से इलेक्शन करवाने पड़ते हैं। तो फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि अगर उन्होंने अच्छा काम किया होगा तो हम इनको दोबारा से इलेक्ट करेंगे, अगर इन्होंने अच्छा काम नहीं किया होगा तो हम इनको इलेक्ट नहीं करेंगे, हम दूसरी पार्टी को वोट देंगे। तो ये क्या है? ये जो डेमोक्रेसी में जो गवर्निंग पार्टी है इसको हम, इसकी जो पावर्स हैं इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार अपनी मनमानी करती रहेगी, हम उनकी पावर को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम वोट तो हम ही ने देना है ना। तो इसलिए इसकी वजह से भी जो यूनियन गवर्नमेंट होती है वो अच्छा काम करने की कोशिश करती है। अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग, इस भागीदारी की क्या सिर्फ वोट देकर ही हम सरकार को नियंत्रण में रख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और सारे भी काम हो सकते हैं, जैसे कि जो इलेक्शन है वो तो 5 साल बाद होता है। अगर 5 साल बाद होता है तो क्या 5 साल तक ये सरकार अपनी मनमानियाँ ही करती रहेंगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं? आप इनके खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये जो नियम कानून लाया गया है ये आपके हक में नहीं है तो आप क्या कर सकते हो? आप इनके खिलाफ प्रदर्शन बिल्कुल कर सकते हो। तो आप क्या करोगे? आप टेकिंग एन इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड बाय क्रिटिसाइजिंग इट व्हेन रिक्वायर्ड, आप उनकी आलोचना करोगे जब जब आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब आपको पता है प्रेजेंट में अभी जो ऑपोजिशन पार्टी होती है इनका बहुत ही बड़ा योगदान होता है। अगर सरकार तो फिर अपनी मनमानी करती रहेगी तो ऑपोजिशन का एक सहारा होता है कि लोगों को पता है अगर ये काम नहीं करेगी ये जो प्रेजेंट में गवर्नमेंट है तो हम ऑपोजिशन को नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, इनको इलेक्ट कर देंगे, ठीक है, इनको पीएम बना देंगे, इनके पार्टी के लीडर को। तो इससे क्या होता है, और ऑपोजिशन का भी प्रेशर भी होता है, प्रेशर ग्रुप्स भी होते हैं जो कि गवर्नमेंट को कंट्रोल में रखते हैं, जिसमें हम ही लोग आते हैं। कि 2005 की एक एग्जाम्पल दी गई है। अगस्त 2005 में सरकार ने क्या किया था, भारत में ही उन्होंने जो बिजली का बिल था, ठीक है, उसको क्या किया, उसको बढ़ा दिया, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। तो सरकार को लगा कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, बढ़ा दिया तो बढ़ा दिया, पर ऐसा नहीं है माय फ्रेंड्स। उन्होंने क्या किया, जो वहाँ के उस टाइम पे लोग थे उन्होंने बड़ा ही अपना गुस्सा जाहिर किया कि आपने ये काम बिल्कुल गलत किया है। रैलियाँ निकालनी शुरू कर दी इन लोगों ने और बहुत सारे कैंपेन चलाने शुरू कर दिए। सरकार ने फिर अपनी सफाई देने की कोशिश की कि अच्छा हमने ये जो
फैसला लिया है ये इस बात के लिए लिया है। तो उससे क्या हुआ कि लास्ट में गवर्नमेंट को लोगों की ही माननी पड़ी, जो लोग थे, जो जन था, उनका आदेश ही मानना पड़ा और उनको वो जो बढ़े हुए प्राइजेस थे उनको वापस लेना पड़ा। तो ये हमें क्या दर्शाता है कि ये जो लोग हैं, अगर गलत काम हो, अगर सरकारें गलत काम करेंगी तो ये लोग सड़कों पर उतरकर सरकार को बदल भी सकते हैं और उनके फैसले को भी बदल सकते हैं। तो ये हमारी मेन बात थी। अभी देखेंगे, देयर आर मैनी वेज इन विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड मेक गवर्नमेंट अंडरस्टैंड वट एक्शन दे शुड टेक। और भी यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं जिसमें लोग क्या करते हैं, लोग सरकार को दिखाते हैं और सरकार को समझाते हैं कि आपको और क्या लेना चाहिए। जैसे कि वो धरना लगाते हैं, रैलीज निकालते हैं, जो स्ट्राइक्स होती हैं, सिग्नेचर कैंपेन। तो ये क्या है, ये किस लिए चीज़ें की जाती हैं? ये अनफेयर एंड अनजस्ट आर आल्सो बॉट फॉरवर्ड। तो जो चीज़ें गलत हैं उनको सामने लाना चाहिए। और जो न्यूज़पेपर होती हैं, मैगजीन्स, टीवी, ये भी सभी बड़ा मेन रोल प्ले करते हैं किसके बारे में, डिस्कसिंग गवर्नमेंट इश्यूज़, कि जो सरकार की जो समस्याएं हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार की, कि सरकार को ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। तो ये सभी मीडिया हाउसेज हैं, ये सभी भी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये भी सही बात है कि जो डेमोक्रेसी है ये लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका देती है, पर यह भी सही है कि दैट ऑल द सेक्शन ऑफ द पीपल आर एक्चुअली एबल टू डू सो। वाइल इट इज़ ट्रू, डेमोक्रेसी में ये तो हमें पता है कि सभी लोगों को पार्टिसिपेट करने का अधिकार है, पर हमें ये भी जानते हैं कि जो ऑल सेक्शन, ये कई लोग हैं जो ऐसा नहीं कर पाते हैं। अनदर वे फॉर पीपल पार्टिसिपेट इज बाय ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ इनटू सोशल मूवमेंट। तो ये काम करने के लिए वो क्या करते हैं, वो अपने आप को एक सामाजिक आंदोलनों में तब्दील कर लेते हैं और सरकार को वो चैलेंज करते हैं एंड इट्स फंक्शनिंग, कि आपने ये काम अच्छे से नहीं किया, आप इसे अच्छे से करें। मेंबर्स ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी, दलित, आदिवासी, और इसके लिए कौन कौन से फिर वो बनाए जाते हैं, इनके लिए मेन कम्युनिटीज़ जो होती हैं जैसे दलित, आदिवासी और जो वुमेंस होती हैं, इनके लिए ये अपने को आप में एक ग्रुप में बनाकर, ठीक है, अपने लीडर को आगे सामने लाते हैं, फिर वो उनकी बात को आगे रखते हैं। और इफ़ अ country's people are alert and interested in how the country is run, the democratic character of the government of the country will be stronger। तो ये भी बात है कि अगर देश के लोग अच्छे से समझ रहे हैं कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है, ये सरकार कैसे चलती है, सरकार को क्या करना चाहिए, डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है उसके फीचर्स क्या होते हैं, अगर ये लोगों को पता होगा तो वहाँ की जो डेमोक्रेसी होगी, ठीक है, और वहाँ की जो सरकार होगी वो अच्छे ढंग से काम कर पाएगी। क्योंकि सरकार को पता रहेगा कि अगर हमने ये काम अच्छे से नहीं किया तो फिर लोग होंगे वो हिसाब मांगने लग जाएंगे, तो उनको, सरकार को फिर बाद में सफाई देनी पड़ेगी। तो ये जो नेक्स्ट टाइम वी सी अ रैली विंडिंग थ्रू द स्ट्रीट ऑफ अवर सिटीज़ एंड टाउन्स ऑफ विलेजेस, वी शुड पॉज टू फाइंड आउट व्हाट द रैली इज़ अबाउट। तो नेक्स्ट इन्होंने बात कही है कि नेक्स्ट टाइम जब भी हमारे यहाँ पर कभी भी रैली होगी तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि वो रैली हुई क्यों है, फिर हम उस स्ट्रक्चर को बड़े ढंग से, अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। तो नीड टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट, जो भी मतभेद होते हैं इसको सही करने की ज़रूरत है। कैसे? तो इसमें तो माया की कहानी में तो क्या हुआ था कि जो हेक्टर की जो डेथ थी, ठीक है, वो हो गई थी, उसको अवॉइड भी किया जा सकता था। तो ये जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो मतभेद होते हैं, ये कब होते हैं? जब लोग अलग अलग कल्चर के, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग रिलीजन के और अलग अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड, जो आर्थिक उनका जो बैकग्राउंड है, तो वो क्या होता है उनके बीच में, जब उनको लगता है कि हमारे साथ ये सही नहीं हो रहा, हमारे साथ ये भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है उनके खिलाफ, तो क्या होता है, पीपल में यूज़ वायलेंट मीन्स टू सेटल देयर डिफरेंसेस। तो लोग क्या करते हैं, लोग वायलेंस जो होता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, हिंसा को इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, किसके लिए? अपने जो मतभेद होते हैं इनको ख़त्म करने के लिए। तो इससे क्या होता है, इससे बहुत ही ज़्यादा टेंशन और डर का माहौल पैदा हो जाता है। तो इससे क्या होता है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि ये जो ऐसे कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं इनको अच्छे ढंग से सॉल्व करें। अभी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले द बेसिक रूल्स ऑफ लॉ दैट हैव टू बी फॉलोड बाय एवरीवन। तो यहाँ पर कुछ सरकार ने नियम बनाए हुए हैं कि ये जो नियम होंगे ये सभी को क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। और ये जो लॉ है, ठीक है, ये बोथ द गवर्नमेंट एंड द पीपल, ये सिर्फ हमारे लोगों के लिए कानून नहीं है, ये सरकारों को भी ये फॉलो करना पड़ेगा। ये जो नियम और कानून है ये सरकारों को भी क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। जो कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस है, ठीक है, मतभेद हैं, ये सभी सरकार के द्वारा और लोगों के द्वारा
कंप्लीट किया जाना चाहिए। और जो रिलीजियस प्रोसेशन एंड सेलिब्रेशन कैन समटाइम लीड टू अ कॉन्फ्लिक्ट्स, कभी कभी आपने देखा होगा कि जो धार्मिक कर्मकांड होते हैं, जैसे कि कोई धार्मिक प्रैक्टिस है, ठीक है, उससे क्या होता है, वो कोई दूसरे धर्म का पर्सन है, वो रिलीजन, अभी मैं किसी धर्म विशेष की बात तो करूँगा नहीं, तो इसमें मैं वैसे ही बता देता हूँ कि ये जो धार्मिक होते हैं, जैसे कि कई बार कोई एक पर्सन अपने धार्मिक जो होते हैं प्रैक्टिस होते हैं उसको कर रहा होता है, इससे दूसरे धर्म वाले लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। तो इससे कौन सी पैदा हो रही है, इससे उनमें मतभेद पैदा हो जाता है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, पार्टिकुलरली द पुलिस, फिर यहाँ पर एक जो पुलिस होती है वो वहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, सबको शांत करती है। एंड एट टाइम देयर इज़ अ फियर दैट वायलेंस में एरप्ट विद पीपल थ्रोइंग स्टोन एंड ट्राइंग टू डिसरप्ट द प्रोसेशन। तो यहाँ पर लोग कई बार पत्थरबाजी भी करनी शुरू कर देते हैं, और जो पुलिस होती है, ठीक है, वो यहाँ पर इंश्योर करती है कि यहाँ पर वायलेंस ना हो, क्योंकि ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि वहाँ पर कोई भी ऐसी समस्या ना हो। और ये जो रिवर्स होती हैं, ठीक है, जो नदियाँ होती हैं, कई बार ये भी जो हमारे बीच मतभेद होते हैं लोगों के बीच या फिर स्टेट्स के बीच में, वो भी रिवर्स भी जो नदियाँ भी होती हैं वो भी इस लड़ाई की जड़ हो सकती हैं, मतभेद की जड़ हो सकती हैं। कैसे, अब आप सोचोगे रिवर कैसे हो सकती हैं, तो ये है जैसे कि हमारे यहाँ एक कर्नाटका और तमिलनाडु में एक रिवर बहती है, कावेरी, ठीक है। इससे क्या होता है कि इनके बीच में जो वाटर का शेयर है वो क्या है, अलग अलग आता है। तो ये भी इशू का कारण बन सकता है। जैसे कि आपने सुना ही होगा कावेरी वाटर जो डिस्प्यूट है, ठीक है, किनके बीच में, कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में। और ये जो वाटर है, ठीक है, ये जो पानी है, ये कृष्णा राजा सागर डैम पर इसको स्टोर किया जाता है, ठीक है, कर्नाटका में। और इसको इस्तेमाल किया जाता है किस लिए, इरिगेटिंग सिंचाई के लिए। जहाँ पर नंबर ऑफ़ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बहुत सारे ज़िलों के लिए, और उनकी जो ज़रूरतें हैं पानी की बेंगलुरु में, उन सभी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। पर ये जो वाटर होता है, ये मैटूर डैम पर भी एक बना हुआ है, मैटूर डैम पर एक डैम बना हुआ है जो कि तमिलनाडु में है। ये मेनली फसलों के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, या फिर डेल्टा रीजन में इस्तेमाल करते हैं। तो ये कन्फ्लिक्ट आया क्यों, इनके बीच में मतभेद क्यों आया, क्योंकि ये जो बोथ डैम्स हैं वो एक ही नदी पर बने हुए हैं, और वो जो डाउन स्ट्रीम है, जो कि जो पानी नीचे जा रहा है, वो किसको जा रहा है, वो तमिलनाडु को जा रहा है। तो तमिलनाडु सिर्फ उतना ही पानी यूज़ कर सकती है जितना कि जो कर्नाटका गवर्नमेंट है वो उसको छोड़े, या फिर कर्नाटका में जो जहाँ से कावेरी नदी होकर आ रही है वो जितना पानी छोड़ेंगे उतना पानी ही तमिलनाडु के पास जाएगा। तो क्या हो रहा है कि बोथ स्टेट कैंट गेट एज मच वाटर एज दे नीड टू पीपल इन देयर स्टेट्स, कि उनको उतना पानी मिल नहीं पाता जिनको उनके लोगों को ज़रूरत पड़ती है। तो इससे क्या होता है, उनके बीच में मतभेद आ जाता है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है टू स्टेप अप, तो इसको क्या हुआ, जो यूनियन गवर्नमेंट है, ठीक है, उसको बीच में आना पड़ता है, और इनके बीच में क्या करवानी पड़ती है, एक सहमति करवानी पड़ती है। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन इज वर्क आउट फॉर बोथ साइड्स, कि दोनों के बीच में जो पानी का जो बंटवारा है ये अच्छे ढंग से हो जाए। और ये जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स है कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में, ये लगभग 30 सालों से चल रहा है। कितने सालों से, 30 सालों से। इक्वालिटी एंड जस्टिस, अभी इक्वालिटी एंड जस्टिस क्या है, समानता और न्याय, ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में ही लिखा हुआ है, इक्वालिटी एंड जस्टिस। तो ये होता क्या है, तो आपको इक्वालिटी तो हमने पढ़ा है कि अगर हमें अधिकार मिल रहे हैं सभी, ठीक है, कि जैसे कि हमारे साथ किसी भी ग्राउंड पर भेदभाव ना हो, जैसे कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ जॉब्स गवर्नमेंट सेक्टर में मिलें, और बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें जो राइट्स हैं वो सभी मिलें। तो यहाँ पर की आइडियाज़ ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज कमिटमेंट टू इक्वालिटी एंड जस्टिस। इक्वालिटी एंड जस्टिस आर इनसेपरेबल, कि ये जो इक्वालिटी एंड जस्टिस है इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि अगर आपको यहाँ पर पहले वाले टाइम में अनटचेबिलिटी थी, ठीक है, छुआछूत थी, इसको कानून के द्वारा, ठीक है, बैन किया गया था। तो इससे क्या हो रहा था, ये जो अनटचेबिलिटी के कारण लोग शिक्षा नहीं ले पा रहे थे, वो एक जगह से दूसरे जगह पर नहीं जा रहे थे। अभी भी हमने पढ़ा था ना कि जो ब्लैक्स पीपल थे इनको क्या किया जा रहा था, इनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा था, इनको जो ज़मीनें थी वो अच्छी नहीं मिल रही थी, कितना ज़्यादा भेदभाव किया जा रहा था। तो क्या हुआ कि जब इन्होंने अनटचेबिलिटी को ख़त्म कर दिया, ठीक है, तो इनको एजुकेशन भी मिलनी शुरू हो गई, जो ट्रांसपोर्ट थी, मेडिकल फैसिलिटीज़ थी, ये सभी इनको मिलनी शुरू हो गई। इवन पहले के टाइम में तो आपको पता है इनको जो प्रेयर थी, ठीक है, वो भी नहीं करने दी जाती थी। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इन्होंने ये सभी पहले ही नोट कर लिया था कि अच्छा ये ऐसी बात हो रही है,
और उनके साथ ऐसे बहुत से ऐसे लोग थे जिनको ये रियलाइज़ हुआ कि ये जो प्रैक्टिस की जा रही है अनटचेबिलिटी की, ये बहुत ही गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। इसके लिए उनको अगर ये सभी को इक्वली ट्रीट करवाना है तो उनके लिए जस्टिस लाना पड़ेगा। ठीक है, मीन्स ये जो जस्टिस लाएंगे तभी तो सब इक्वल कहलाएंगे। तो ये जो जस्टिस है, न्याय है, और ये जो समानता है, ये एक दूसरे से बिल्कुल ही जुड़े हुए हैं, इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। तो द गवर्नमेंट आल्सो रिकॉग्नाइज दिस एंड मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर ग्रुप्स विद इन सोसाइटी दैट आर अनइक्वल, कि उन लोगों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड दिया गया जो कि समान नहीं, जिनको अधिकार नहीं मिले थे, दबे कुचले लोग थे, जैसे कि दलित्स हैं। ठीक है, जो ब्रोकन है, हमने मीनिंग पढ़ा था, उनको अच्छे से राइट्स नहीं मिले। ठीक है, वो तो पहले ही पिछड़े हुए हैं, तो उनके लिए पहले लेवल प्लेइंग फील्ड तो बना दिया जाए कि जिससे वो साथ फिर रहकर लड़ सकें। तो फिर इसलिए उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बनाया गया, जिससे कारण मेक प्रोविज़न, प्रावधान रखे गए जिसमें कि उनको समान अधिकार मिलेंगे। जैसे कि हमारी सोसाइटी में जनरल टेंडेंसी है वैल्यू फॉर केयर फॉर द बॉय चाइल्ड। जैसे कि हमारी सोसाइटी में अगर जेंडर में ही देख लें तो जो लड़के होते हैं, ठीक है, लड़कों को बहुत ज़्यादा ध्यान से रखा जाता है। जो कि अगर बच्चा जन्मता है, बच्चे का जब जन्म होता है तो फिर जो प्रायोरिटी दी जाती है वो बॉय को ज़्यादा दी जाती है, गर्ल चाइल्ड को नहीं दी जाती। इसका मतलब क्या है, सोसाइटी डज नॉट वैल्यू द गर्ल्स, कि जो सोसाइटी है वो लड़कियों की इज्जत इतनी ज़्यादा नहीं करती। ठीक है, और जो बॉयज़ होते हैं उनको भी, इनको मतलब ये है कि इन दोनों को समान अधिकार मिलने चाहिए। तो हमारे संविधान में लिखा ही हुआ है ना कि जेंडर, सेक्स, कास्ट बेस्ड पे, इस पे किसी भी, ठीक है, रेस, रिलीजन पे आप किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकते। अगर आपने ये किया तो आपको सज़ा होगी, आपके खिलाफ पनिशेबल ऑफेंस लगाया जाएगा। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट द गवर्नमेंट स्टेप इन टू प्रमोट जस्टिस बाय प्रोवाइडिंग स्पेशल प्रोविजन दैट कैन एनेबल गर्ल्स टू ओवरकम द इनजस्टिस दैट दे आर सब्जेक्टेड टू, कि इन्होंने कहा कि फिर सरकार को यहाँ पर आना पड़ा, स्टेप इन करना पड़ा, और जो लड़कियाँ हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न बनाने पड़े कि आप इनको स्पेशल राइट्स बना सकते हैं इनके लिए। जैसे कि इन्होंने फ़ीस कम कर दी, तो लड़कियाँ क्या कर सकती हैं, लड़कियाँ स्कूल में जाकर पढ़ाई कर सकती हैं जो कि पुअर फैमिली से हैं। ठीक है, तो ये हमारी बात थी। तो इन्होंने और बहुत सारे जो नियम कानून हैं वो लड़कियों के फेवर में बनाए गए हैं कि जिससे कि उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके और ये भेदभाव वाली जो भावना है वो ख़त्म हो सके। तो आपको ये बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस चैप्टर में। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल हो तो आप अपने इसको दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।